हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारे यूनिट 3 के सेशन 3 का सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, इसमें हम लोग बेसल नॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसल नॉर्म 1, 2, 3 क्या 1 के अंदर था, क्या 2 के अंदर था, क्या 3 के अंदर आया, क्या इनके अंदर कमियां थी कि हमें बेसल 3 तक पहुंचना पड़ा। और उसके अलावा पीसीए के बारे में बात करेंगे कि पीसीए का फ्रेमवर्क आरबीआई का क्या होता है और आरबीआई ने किन बैंकों पे पीसीए लगाया, क्यों लगाया और कब हटाया। पूरी इसकी हिस्ट्री के साथ पीसीए को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बेसल नॉर्म्स की बात करते हैं तो बेसल नॉर्म्स के अंदर क्या होते हैं, ये हमारे इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस है। ठीक है, इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस है। ये क्या करेंगे, ये इंश्योर करते हैं कि जो बैंक्स हैं दे मेंटेन एडुकेट कैपिटल, मैनेज रिस्क इफेक्टिवली एंड मेंटेन सफिशिएंट लिक्विडिटी। ठीक है, कैपिटल हमें क्यों चाहिए, ताकि हम क्रेडिट रिस्क को एब्जॉर्ब कर सकें, ना एब्जॉर्ब कर पाए, इसलिए हमें कैपिटल मेंटेन करनी चाहिए। रिस्क इफेक्टिवली, जो भी हमारे बैंकिंग सिस्टम के रिस्क हैं, जो भी बैंकिंग सिस्टम के रिस्क होंगे उन रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज किया पाए। और मेंटेन सफिशिएंट लिक्विडिटी, सो दैट डिपॉजिटर्स का जो पैसा है, डिपॉजिटर का पैसा वो उन्हें टाइमली पेमेंट में मिल जाए, है ना, उसका पेमेंट टाइमली हो जाए। तो इसके लिए हम लोगों को बेसल नॉर्म्स एक ग्लोबली हम लोगों ने बनाए। ठीक है, बनाता कौन है, इसके लिए है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बीसीबीएस। और ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, बीआईएस के अंडर काम करती है। ओके, बीआईएस के अंदर बीसीबीएस काम करता है और बीसीबीएस फॉर्म द बेसल नॉर्म्स। ये रिकमेंडेटरी होते हैं बट लीगली बाइंडिंग नहीं है। हर कंट्री का जो अपना सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया के केस में आरबीआई, आरबीआई का काम है उन्हें इंप्लीमेंट करना विद सुटेबल मॉडिफिकेशंस। तो बेसल से जो जो बेसल नॉर्म्स निकल कर आए, है ना, बेसल से आने वाले जो बीसीबीएस से बेसल नॉर्म्स आ रहे हैं, दे आर रिकमेंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है। बट आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इन्हें मॉडिफाई करेगा अपने अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, बेसल ने बोला कि सी आर ए आर शैल बी 8%, आरबीआई ने बोला नहीं, हम एक्स्ट्रा बफर लेकर चलेंगे और हम लोग इसे 9% करेंगे। तो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, फॉर एग्जाम्पल आरबीआई इन केस ऑफ इंडिया, कैन मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग बेसल नॉर्म्स एंड देन इट विल बी आरबीआई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंप्लीमेंट देम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था बेसल नॉर्म्स का, हमने पहले ही देखा, एडुकेट कैपिटलाइजेशन हो बैंक्स का, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अच्छी हो बैंक की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे और बैंक फेलियर एंड सिस्टमेटिक क्राइसिस से बचा रहे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है बेसल नॉर्म्स का। एवोल्यूशन की बात करें तो इंडिया ने जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस के हिसाब से हैं वो अडेप्ट तो करा है, बट आरबीआई ने सुटेबल कैलिब्रेशन करा है टू इंडियन बैंकिंग कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको सीआरएआर का एग्जांपल बताया, आरबीआई डिड इट क्यों, क्योंकि इंडियन कंडीशंस अलग हैं। इंडियन कंडीशन को देखते हुए, इंडिया के मार्केट को देखते हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखते हुए, ऐसे तमाम पैरामीटर्स है जो इंडियन इकोनॉमी को डिफाइन कर रहे हैं, उन सबको देखते हुए आरबीआई ने उस हिसाब से बेसल नॉर्म्स को मॉडिफाई करा है। ठीक है, जरा इसको डिलीट कर दूं मैं। अब बेसल स्टैंडर्ड जो होते हैं, है ना, दे आर फॉर्मुलेटेड बाय बेसल कमेटी, बीसीबीएस ने बनाया अंडर बीआईएस, लीगली बाइंडिंग नहीं है। दे गिव आरबीआई द फ्लेक्सिबिलिटी इन अडॉप्शन। ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी। अब बेसल जो है, ये हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं। इंडिया के अंदर बेसल बनाया 1992 में, बेसल 2 आया 2008 में, बेसल 3 आया 2013 में। जब 1992 में आया था बेसल वन ने फोकस करा क्रेडिट रिस्क और मिनिमम कैपिटल पे, बेसल 2 ने फोकस करा रिस्क सेंसिटिविटी पे और सुपरविजन पे, और बेसल 3 ने कैपिटल क्वालिटी, लेवरेज और लिक्विडिटी पे। इन तीन चीजों ने बेसल 3 पे फोकस करा। ये एवोल्यूशन है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे बेसल 1 में क्या था, बेसल 2 में क्या था, बेसल 3 में क्या था। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में यही आ रहा है कि बेसल नॉर्म्स क्या है, बेसल नॉर्म्स का एवोल्यूशन बताओ, हिस्ट्री बताओ विद रेस्पेक्ट टू इंडिया। आप क्या बताओगे, जितना अभी तक बताया वो आपको लिखना है, प्लस जो आगे बताने जा रहा हूं वो आपको लिखना है। आगे चलते हैं अपनी स्लाइड में। ऑब्जेक्ट बेसल 1 की अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बेसल 1 ग्लोबली तो 1988 में इंट्रोड्यूस हुए थे, बट इंडिया की हमने बात करी थी 1992 में आए थे। नरसिम्हन कमेटी, अब याद कीजिए हमने नरसिम्हन कमेटी की बात करी थी जब हम लोगों ने बैंकिंग रेवोल्यूशन या फिर जो हमारे पास बैंकिंग के एवोल्यूशन हुआ था, बैंकिंग के अंदर रिफॉर्म्स आए थे, याद आया, वहां पे हम लोगों ने नरसिम्हन कमेटी की बात करी थी। ठीक है, तो नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पे बेसल 1 आए थे। ऑब्जेक्टिव क्या था,
बैंक की बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करना आफ्टर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ये बेसल वन का ऑब्जेक्टिव था। बेसल वन के की फीचर्स में सबसे पहले आया था हमारे पास CAR, है ना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और एक किसकी फॉर्म में हम लोगों ने बनाया था, CRAR की फॉर्म में ना। 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स, ये क्या था, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स, ये बोला गया था बेसल वन के अंदर। आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने ऐसे कैलिब्रेट करके बोल दिया 9%। इंडिया फॉलोड द ग्लोबल स्टैंडर्ड इनिशियली, बाद में आरबीआई ने इसे चेंज करा था। तो रिस्क कवरेज जो था इसमें प्राइमरीली क्रेडिट रिस्क पर ही था। एसेट क्लासिफाइड इनटू ब्रॉड रिस्क वेट, 0% रिस्क होता था कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, 20% रिस्क देते थे इंटरबैंक एक्सपोजर को, 50% रिस्क होता था हाउसिंग लोन्स का, और 100% रिस्क मानते थे कॉमर्शियल लोन्स का। ये इसका रिस्क कवरेज हुआ करता था। देन इसमें कैपिटल कंपोजिशन आया था। कैपिटल कंपोजिशन में क्या था, इक्विटी और डिस्क्लोज रिजर्व जो थे वो हमारा टीयर 1 कैपिटल होती थी। सबऑर्डिनेटेड डेट्स और जनरल प्रोविजन जो होते थे टीयर 2 कैपिटल होती थी। जनरल प्रोविजन जैसे स्टैंडर्ड एसेट्स का बैंक एक प्रोविजन करते हैं, जो स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजन होता है वो एक तरह का जनरल प्रोविजन होता है। डिस्क्लोज रिजर्व जैसे बैंक का बिल्डिंग फंड होता है, बिल्डिंग फंड एक तरह की डिस्क्लोज रिजर्व होती है। स्टैट्यूटरी रिजर्व होती है हर बैंक की, ये एक डिस्क्लोज रिजर्व होती है। तो ये सब क्या करता है, ये बैंक की नेटवर्थ को इंक्रीज करता है, या फिर नेटवर्थ को, नेटवर्थ है ना, बैंक की नेटवर्थ को बढ़ाता है। टीयर 1 कैपिटल इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू नेटवर्क, हल्का फुल्का इसमें अकाउंटिंग का फर्क होता है। बैंक की नेटवर्थ क्या है कि अगर आज एक बैंक खत्म हो रहा हो तो उसके पास कितनी कैपिटल है अपनी सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने का, वो एक तरह से नेटवर्थ का डिस्टेंट रिलेटिव है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपैक्ट ऑफ बेसल वन इन इंडिया में क्या रहा, एक तो इससे हमारा कैपिटलाइजेशन इंप्रूव हुआ, फाइनेंशियल डिसिप्लिन सुधरा, पोस्ट लिबरलाइजेशन बैंकिंग रिफॉर्म जो थे उसको सपोर्ट मिला, और इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी बढ़ने लगी इंडियन बैंक्स की। बट इसकी लिमिटेशन क्या थी, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क को इग्नोर करा, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट रिस्क लिया गया इसके अंदर। रिस्क वेट जो थे बहुत ज़्यादा ब्रॉड और इनसेंसिटिव थे, जैसे कॉमर्शियल का 100% कर दिया, हाउसिंग लोन का 50% कर दिया, बहुत ज़्यादा ब्रॉड थे ना। कॉमर्शियल के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होनी चाहिए थी। हाउसिंग में कितना सारा होता है, हमारे रियल एस्टेट के जो डेवलपर्स होते हैं वो अलग होता है, कोई अपनी ज़मीन खरीद रहा है उसका अलग है ना, अलग अलग तरीके से होना चाहिए। और इसमें लिक्विडिटी और लेवरेज रिस्क का नाम ही नहीं था, कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इन सारी लिमिटेशन को देखते हुए हम लोग बेसल 2 की तरफ आए। बेसल 2 थोड़ा लेट आया था हमारे पास, उसको समझते हैं अब। बेसल 2 की हम लोग अगर बात करें तो बेसल 2 ग्लोबली तो 2004 में आ गया था। आरबीआई ने बेसल 2 फेज्ड मैनर में 2008 में इंप्लीमेंट करा, और ये सारे कॉमर्शियल बैंक्स को अप्लाई कर दिया गया, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, है ना। इनिशियली हमने सिर्फ कॉमर्शियल बैंक्स को करा था, बाद में बाकियों को भी हो गया विद द टाइम। और इसमें 3 टियर स्ट्रेटेजी आई थी, 3 टियर स्ट्रक्चर था। पिलर 1 था इसका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, पिलर 2 होता था सुपरवाइजरी प्रोसेस, और पिलर 3 था मार्केट डिसिप्लिन। अब इसके अंदर क्या था, जो मिनिमम सीआर ग्लोबल नॉर्म जो 8% चल रहा था वो यहाँ आरबीआई 9% लेकर आ गया था। और रिस्क कवरेज जो क्रेडिट थी हमारे पास पीछे, यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट प्लस मार्केट प्लस ऑपरेशनल थी। ये जो ग्लोबल नॉर्म है, सॉरी, ये हमारा बेसल 1 का दिया हुआ है, प्लस 2 का भी है। बट आरबीआई ने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें ये डिस्कस करना है, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है। हमारा जो भी आंसर आएगा वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आएगा, जो भी हम लिखेंगे वो हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे अपने आंसर्स में। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर पिलर 1 थोड़ा सा एनिमेशन का इसमें इशू हो रहा है ना, अपोलोजाइज फॉर दैट। अब इसमें इंडियन बैंक्स ने क्या करा, पिलर 1 के अंदर क्या था, हमने बात करी थी रेगुलेटरी कैपिटल की। तो इंडियन बैंक को क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क तीनों के अगेंस्ट रेगुलेटरी कैपिटल मेंटेन करनी होती थी। और स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए आरबीआई ने स्टैंडर्डाइज अप्रोचेस के लिए बोल दिया रेदर देन एडवांस इंटरनल मॉडल्स। अब आरबीआई ने ही स्टैंडर्डाइज अप्रोच दे दी है, आरबीआई ने बता दिया किस चीज पे कितना रिस्क देना है, किस तरह से आपको रिस्क मिटिगेट करने हैं। पिलर 2 क्या बोलता था कि जो बैंक का इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट है और कैपिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क है उसके लिए, इसके लिए बोला कि बैंक को एक आईकैप डॉक्यूमेंट बनाकर उसके हिसाब से काम करना होता है। आईकैप क्या है, इंटरनल कैपिटल एडुकेसी असेसमेंट प्रोसेस।
ICAP इज इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस। और आरबीआई चाहे तो ये जो रिस्क हैं उन रिस्क को कहीं पर भी हायर करवा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। जहां पे भी आरबीआई को लगता है कि यहाँ पे ज्यादा रिस्क है, वो टाइम टू टाइम टेम्पररी फेज को देखते हुए, परमानेंट फेज को देखते हुए आरबीआई ऐसा करा सकता है। पिलर 3 जो है वो मैंडेटरी डिस्क्लोजर से रिलेटेड है, related to capital adequacy, risk exposure, and management practices. These disclosure enhance transparency, accountability, and market discipline in the banking system. रिलेटेड डिस्क्लोजर से मतलब है कि बैंक एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में पर्टिकुलर टाइम पर, बीट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली, बैंक आरबीआई को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर देगा। बैंक अपनी कैलकुलेशन की डिटेल्स देगा। फर्दर आरबीआई की टीम उस कैलकुलेशन को और वो सब कुछ जाके ऑन साइट, ऑफ साइट सुपरविजन की फॉर्म में डील करेगी, उसको इंस्पेक्ट करेगी, असेस करेगी, बैंक्स के फाइनेंशियल्स की क्वालिटी देखेगी, उसमें बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी आएगी, एसेट क्वालिटी भी आएगी, बैंक के ऑपरेशनल रिस्क को भी देखेगी, मार्केट रिस्क को भी देखेगी। ठीक है, ये हमारे 3 पिलर्स थे जो बेसल 2 के हमने डिस्कस करे। बेसल 2 का इंपैक्ट क्या आया कि अब जो हमारा कैपिटल फ्रेमवर्क था वो ज्यादा रिस्क सेंसिटिव हो गया, मतलब क्रेडिट के साथ साथ इसके अंदर मार्केट प्लस ऑपरेशनल भी आ गया। बैंकों का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बदल गया। जब हमने रिस्क की कैटेगरी बढ़ा दी, रिस्क को और ज्यादा ब्रॉड हमने अपने स्ट्रक्चर के अंदर ले लिया, तो सिस्टम भी इंप्रूव हो जाएगा, सुपरवाइजरी ओवरसाइट बढ़ गई और ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोजर आ गया। बट इसके चैलेंजेस क्या थे? सबसे पहले बैंकों को हायर कंप्लायंस कॉस्ट पड़ी, डेटा एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्स्टेंट्स आने लगे, स्मॉलर बैंक्स के ऊपर बर्डन ज्यादा बढ़ गया और रिस्क मेजरमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। ये बैंकों के लिए इसमें दिक्कत वाली बात हुई। इसके बाद आया हमारा बेसल 3, उसको डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। बेसल 3 है क्या? सबसे पहले बेसल 3 जो है अपने आप में एक रूल्स है। जब बेसल 3 है तो इससे पहले बेसल 2 टाइप के नॉर्म्स हुआ होंगे, उससे पहले बेसल 1 नॉर्म्स आए होंगे मार्केट में। तो बेसल 3 इट इज़ अ सेट ऑफ ग्लोबल बैंकिंग रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। BCBS ने ये नॉर्म्स बनाए थे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में। इंडिया में आरबीआई ने बेसल 3 करा है, बट स्ट्रिक्टर स्टैंडर्ड्स के साथ में। दैट मीन्स जो भी नॉर्म्स बेसल कमेटी ने बनाए थे, आरबीआई उनसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट काम कर रहा होगा इन पर। आरबीआई की स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है। क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? बैंक्स की कैपिटल एडिक्वेसी को स्ट्रॉन्ग करना। बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी क्या होती है, इसको अभी हम लोग समझेंगे अपने इसी वीडियो में आगे किसी डेफिनेशन के अंदर। इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट एंड शॉक एब्जॉर्प्शन। बैंकों का रिस्क मैनेजमेंट इसमें इम्प्रूव किया गया है। शॉक एब्जॉर्प्शन, शॉक एज इन जब बैंकों में कोई सिस्टमेटिक लॉस होता है बड़े लेवल पे, कोई रिसेशन की वजह से या कोई डोमिनो इफेक्ट आता है किसी इंडस्ट्री के कोलैप्स हो जाने से, उसे हम लोग बोलेंगे इम्प्रूवमेंट इन रिस्क मैनेजमेंट एंड शॉक एब्जॉर्प्शन। उस शॉक को एब्जॉर्ब कर पाना। कंट्रोल एक्सेसिव लेवरेज, एक्सेसिव लेवरेज अगर आती है उसको कंट्रोल कर पाना। एंश्योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी। बैंक के पास बैंक के पास में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी अवेलेबल होनी चाहिए। ये बैंक किसके थ्रू इंश्योर करता है? एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट करके। हम लोगों ने मनी मार्केट में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कॉल मनी पढ़ा था, नोटिस मनी पढ़ा था। तो क्या करता है बैंक को? जब भी टेम्प्रेरी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो बैंक मार्केट से पैसा उठाता है। कोशिश ये की जाती है कि बैंक को वो लिक्विडिटी ना लेनी पड़े, बैंक के पास खुद से लिक्विडिटी अवेलेबल रहे। एंड रिड्यूस चांसेस ऑफ सिस्टमेटिक बैंकिंग फेलियर, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करा कि सिस्टमेटिक बैंकिंग फेलियर को रोकना इसका काम है। बेसल 3 में हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर बेसल 3 का क्या होता है। बेसल 3 ने 2 तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर को डिवाइड किया है। 2 तरह से क्या क्या किया है? एक होती है टीयर 1 कैपिटल, जिसे हम लोग कोर कैपिटल ऑफ द बैंक बोलेंगे। जो भी बैंक की पेड अप कैपिटल है, बैंक की बोरोइंग्स हैं, बैंक का खुद का पैसा है, वो हमारा टीयर 1 कैपिटल में होता है। इसके अंदर क्या होगा? इसमें एक कॉमन इक्विटी टीयर 1 होगी, जिसे हम इक्विटी कैपिटल या फिर रिटेन्ड अर्निंग, जो बैंक ने प्रॉफिट अर्न किया है थ्रू आउट द टाइम, हर साल बैंक को प्रॉफिट अर्न करता है, उसमें से कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिविडेंड की फॉर्म में, कुछ पैसा बैंक का बच जाता है। बचे हुए पैसे में से बैंक कुछ पैसा अलग अलग रिजर्व क्रिएट करता है, और रिजर्व क्रिएट करने के बाद भी जो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया जाता है, टर्म याद रखिएगा, जो पैसा बैंक अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में
ट्रांसफर करता है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड अप्रोप्रिएशन टुवर्ड्स द रिजर्व्स, वो बैंक की रिटेन अर्निंग कहलाती है। तो ये बैंक की कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल का पार्ट बनाती है। फिर इसमें एडिशनल टीयर 1 आती है, जैसे बैंक ने कुछ परपेचुअल बॉन्ड्स निकाले, वो बैंक की एडिशनल टीयर 1 कैपिटल या फिर AT1 कैपिटल कहलाती है। इसका काम होता है बैंक के लॉसेस को एब्जॉर्ब करना। दूसरी कैपिटल, एक तो हमने टीयर 1 कैपिटल पढ़ ली, दूसरी कैपिटल होती है टीयर 2 कैपिटल। अभी हमने जब बात की थी, हमने क्या बोला था, जो ये प्रॉफिट एंड लॉस हमने यहाँ लिखा है, बैंक इसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। डिविडेंड किनके पास जाएगा? शेयर होल्डर्स के पास। कुछ शेयर होल्डर्स हमारे जैसे पब्लिक होती है, कुछ शेयर होल्डर्स अलग प्राइवेट कंपनीज होंगी, कुछ गवर्नमेंट होगी। उसके अलावा बैंक ने इसमें प्रोविजंस करे थे रिजर्व्स के लिए, तो वो जो जनरल प्रोविजन होते हैं बैंक के, कुछ स्टैंडर्ड प्रोविजंस होते हैं, वो जनरल प्रोविजन यहाँ आ जाएंगे। जैसे बैंक ने स्टैंडर्ड एसेट्स के अगेंस्ट प्रोविजन किया है SAP, वो यहाँ पर आ जाएगा। और सबऑर्डिनेटेड डेट अगर कोई बैंक ले रहा है, बाहर से बैंक कोई डेट ले रहा है, वो आपका टीयर 2 कैपिटल में चला जाता है। तो बैंक की कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, टीयर 1 कैपिटल में और टीयर 2 कैपिटल में। अब जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है RBI की और बेसल की, क्योंकि हमने पढ़ा था पीछे कि RBI के नॉर्म्स बेसल 3 वाले बेसल से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो जो बेसल इटसेल्फ चल रहा है वो ग्लोबल चल रहा है। इंडिया में RBI ने रिक्वायरमेंट क्या बोली? ग्लोबली बेसल कमेटी ने बोला कि CET1 जो टीयर 1 कैपिटल की कोर इक्विटी टीयर 1 कैपिटल थी, वो 4.5% होनी चाहिए। RBI ने बोला हम इसे 5.5% रखेंगे। टीयर 1 कैपिटल 6% बोली गई, RBI ने बोला 7% रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 1% का मार्जिन है वो हर जगह RBI ने दिया है। CRAR एक टर्म होती है, CRAR हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे। ये होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है। बेसल ने बोला 8% होना चाहिए, बट RBI ने बोला हम इसे 9% रखेंगे। फिर एक आता है कैपिटल कंजर्वेशन बफर। कैपिटल कंजर्वेशन बफर एक एक्स्ट्रा लॉस एब्जॉर्प्शन के लिए है, शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए। आपको ये 8% जो टोटल कैपिटल है, या फिर हम यहाँ बात करें 9% इस केस में, ये तो आपको मेंटेन करनी है। एक एडिशनल बफर और दीजिए 2.5% का, तो ग्लोबली आपको टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग CCB 10.5% करना है। RBI ने बोला कि आपको ये चीज़ 11.5% करनी होगी। CCB RBI ने भी 2.5% रखा हुआ है। तो इस तरह से RBI की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो बेसल के कंपैरेटिवली ज़्यादा टफ होती हैं। आगे चलते हैं अपने स्ट्रक्चर पे हम लोग। अब ये हमने एक टर्म पढ़ी थी CCB, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। ये होता क्या है? तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर ये एडिशनल कैपिटल टू बी मेंटेन बाय बैंक्स ओवर एंड अबव द मिनिमम करार। तो जो CRAR रखनी है, इसे हम शॉर्ट में करार बोल देते हैं, जो CRAR रखनी है उसके ऊपर एडिशनल कैपिटल जो रखी जाएगी वो हमारा CCB होता है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। इसका पर्पस क्या है? टू एब्जॉर्ब लॉसेज ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस विदाउट ब्रीचिंग मिनिमम कैपिटल नॉर्म्स। ठीक है, जो अगर कभी कुछ ऐसा स्ट्रेस आता भी है, फाइनेंशियल स्ट्रेस, तो जो मिनिमम कैपिटल नॉर्म्स है वो हमारे ना अफेक्ट हो उसमें। अगर बैंक का CCB फेल हो जाता है, बैंक CCB नहीं मेंटेन कर पाया, तो बैंक के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। किन चीज़ों पे? डिविडेंड्स पे, बोनस पे और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पे। बैंक डिविडेंड नहीं दे पाएगा, बोनस नहीं दे पाएगा एम्प्लॉयज़ को, और अपना प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना था अलग अलग जगह, बैंक प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा। फिर इसी में एक चीज़ आती है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, CCYB। ये हमारा CCB था, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। ये है CCYB, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। इसकी रेंज 0 से 2.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स होनी चाहिए। काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर 0 से 2.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स होता है। ये RBI एक्टिवेट करता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ इन द इकोनॉमी। क्यों? जब बहुत ज़्यादा मार्केट में क्रेडिट ग्रोथ हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं RBI को डर सताएगा कि अगर ये सेक्टर जहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा जा रहा है, तो वो कभी भी कोलैप्स हो सकता है। इन केस अगर कोलैप्स हो गया, तो बैंक्स के पास एक कुशन होना चाहिए। तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया गया है CCYB, जो सिर्फ तब एक्टिवेट होता है जब RBI को ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा क्रेडिट जा रहा है या फिर ओवरऑल इकोनॉमी में एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है।
ये आरबीआई टाइम टू टाइम मॉनिटर करता है। बैंकों से अलग अलग तरीके से डेटा लेकर इस तरह की चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कर्ब ओवर लैंडिंग एंड रिड्यूस सिस्टमेटिक रिस्क ड्यूरिंग क्रेडिट बूम्स। सीसीवाईबी का काम है टू कर्ब ओवर लैंडिंग। क्यों? क्योंकि एक तो थोड़ा सा पैसा जितना भी रखा जाएगा वो सिस्टम से हट गया, तो ओवर लैंडिंग नहीं होगी। एंड रिड्यूस सिस्टमेटिक रिस्क ड्यूरिंग क्रेडिट बूम्स, ये इसका काम है। फिर आता है इसमें हमारा लेवरेज रेशियो। लेवरेज रेशियो क्या होता है? ये एक नॉन रिस्क बेस्ड मेजर होता है बैंक की कैपिटल स्ट्रेंथ का। डेफिनेशन हमें याद रखनी है। लेवरेज रेशियो एक नॉन रिस्क बेस्ड मेजर होता है बैंक की कैपिटल स्ट्रेंथ का। इसके ऊपर कोई रिस्क एसेट नहीं किया जा रहा है। इंडिया में बैंकों को मिनिमम लेवरेज रेशियो रखना है 4%। ठीक है, बैंकों को मिनिमम लेवरेज रेशियो कितना रखना है इंडिया में? 4%। इट एंश्योर दैट बैंक डू नॉट टेक एक्सेसिव लेवरेज इवन इफ एसेट्स अपीयर लो रिस्क। बैंक को एक्सेसिव लेवरेज नहीं रखना। अगर एसेट लो रिस्क का भी रख रहा होगा तो ऐसा नहीं है कि बैंक एक्सेसिव लेवरेज ले लेगा। लेवरेज क्या होता है कि आप बैंक कितनी बोरोइंग कर रहा है, जो बैंक एक्सटर्नली बोरो कर रहा है उसके हिसाब से लेवरेज रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। तो मतलब बैंक ने कितनी बोरोइंग करी है मार्केट से, है ना, दूसरों से बैंक ने कितनी बोरोइंग करी है कंपैरिजन उसके खुद के एसेट्स के बेसिस में, तो वो हमारा लेवरेज रेशियो होता है। बैंक 4% बैंक को मिनिमम लेवरेज रखना होगा। ठीक है, फिर आता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बताता है टू बैंक मेंटेन हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। एलसीआर बोलता है या लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बोलता है कि बैंक को हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स रखने हैं, जैसे कैश हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो गई, गोल्ड हो गया। ये कुछ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स होते हैं जो बैंक को रखने होते हैं। These assets should be sufficient to meet NASH cash outflows for 30 days under stress conditions। तो बैंकों में ना एक स्ट्रेस टेस्टिंग होती है, डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बैंकों को एक अपनी स्टडीज़ करते हैं बैंक, है ना, उसमें कुछ स्ट्रेस डाला जाता है कि अगर अचानक से लोग ज़्यादा पैसा निकालने लग जाएं, अचानक से कुछ एनपीए ज़्यादा बढ़ जाए, इस तरह से अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो वो स्ट्रेस कंडीशंस में बैंक के पास आने वाले 30 दिनों का जो भी कैश आउटफ्लो है वो HQLA की फॉर्म में, जिसे हम हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स कहते हैं, HQLA की फॉर्म में होना चाहिए। मिनिमम LCR रिक्वायरमेंट है इंडिया में 100%। 100%, 100% इज द मिनिमम LCR रिक्वायरमेंट। ठीक है, और ये हम लोगों ने टर्म जो है लेवरेज रेशियो, LCR, हम लोगों ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के वीडियो में पढ़ा होगा। अगर आपको याद है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए LCR और लेवरेज रेशियो हमने कितना कितना बोला है। अगला आता है हमारे पास NSFR। ये होता है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो इंश्योर करता है कि बैंक के पास जो भी लॉन्ग टर्म फंडिंग है वो स्टेबल रहे। ठीक है, पीछे हमने जब अभी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में पढ़ा था, हम लोगों ने HQLA पढ़ा था। HQLA बात कर रहा था 30 डेज की, NSFR बात करेगा लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल की बात करेगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ रब कर देता हूँ। HQLA हमसे बात करेगा 1 साल के लिए। ये बोलता है कि इट रिक्वायर्स अवेलेबल स्टेबल फंडिंग टू एक्सीड रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग। मतलब जितनी हमें फंडिंग चाहिए अगले 1 साल में ओवर अ 1 ईयर ऑफ होराइजन, अवेलेबल हमारे पास उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अवेलेबल उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और कितनी ज़्यादा होनी चाहिए वो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब करी है, 100%। तो ये जो LCR और NSFR है, ये हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी ना, दोनों ही चीज़ें 100% ज़्यादा होनी चाहिए। दोनों ही चीज़ें जो हैं, ये LCR भी और NSFR भी, ये दोनों मिलाकर लिक्विडिटी रेशियोज बनाते हैं। लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो फॉर बेसल 3। लिक्विडिटी रेशियो फॉर बेसल 3 क्या क्या होते हैं? LCR होता है और NSFR होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा हमारी कैपिटल एडिक्वेसी, जो हमारी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है बेसल नॉर्म्स के अंदर। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि कैपिटल टीयर 1 क्या होती है, टीयर 2 कैपिटल क्या होती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा लेवरेज रेशियो क्या होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा लिक्विडिटी रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है रिस्क वेटेड एसेट्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग रिस्क वेटेड एसेट समझने की कोशिश करते हैं। फिर उससे हम लोग कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था CRAR, उसको समझेंगे। ठीक है, तो अब रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होते हैं? अब बैंक के पास अलग अलग एसेट्स होते हैं। बैंक एसेट्स क्या होते हैं समझने की कोशिश करती है। बैंक के पास कुछ कैश है, वो बैंक का एसेट्स है। बैंक के पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं, वो एसेट्स हैं। बैंक के पास लोन्स बैंक ने दिए हुए हैं,
वो बैंक के एसेट्स हैं। बैंक के पास मान लेते हैं बिल्डिंग है, वो बैंक की एसेट्स है। बैंक के पास कुछ फर्नीचर है, वो बैंक के एसेट्स है। इस तरह से बैंक की बैलेंस शीट में बहुत सारे एसेट्स होंगे। हर एसेट को अलग अलग रिस्क वेट दिया जाता है। जैसे कैश का 0 है, मान लेते हैं आरबीआई के पास बैंक का कुछ पैसा है, उसका रिस्क वेट 0 है। कोई लोन दिया है, किसी लोन का 75% होगा, किसी लोन का 125% होगा। तो रिस्क वेट से हमें पता चलता है कि वो पर्टिकुलर एसेट, उसकी वैल्यू बैंक के लिए कितने फ़ायदे की है, कितने नुकसान की है। या फिर ऐसे समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि बैंक के पास 10 लाख रुपए कैश है, एक छोटा एग्जांपल समझते हैं, उसका रिस्क वेट 0 है। ठीक है, तो ये 10 लाख रुपए बैंक के पास रहेगा ही रहेगा, ये बैंक की कैपिटल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब मान लेते हैं बैंक ने कोई लोन दिया है 10 लाख रुपए का, उसका रिस्क वेट 125% है। क्यों है 125%? क्योंकि अगर वो 10 लाख पूरा डूबा तो उस पर कुछ टाइम के लिए इंटरेस्ट का भी नुकसान हुआ होगा बैंक को, या उसका कुछ पार्ट डूबा तो उस पर, है ना। तो इसलिए वो वैल्यू 100% से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, ये बैंक को नुकसान करेगा। कितना ज़्यादा नुकसान करेगा? 10 लाख का 125%। इस तरह से अलग अलग रिस्क वेट दिया जाता है। ठीक है, तो रिस्क वेट्स आर अ बैंक्स एसेट्स, ये एक मिनट, risk weighted assets are bank assets adjusted for credit, market and operational risk by assigning different risk weights to different type of exposures. Safer assets like government securities carry lower weights, while riskier loans attracts higher weights. RWS provide realistic measure of the total risk a bank carries on its balance sheet. तो बैंक टोटल जो रिस्क अपनी बैलेंस शीट पर कैरी कर रहा है वो किस फॉर्म में दिया जाता है? रिस्क वेटेड एसेट्स के फॉर्म में दिया जाता है। अब जो रिस्क वेटेड एसेट्स होते हैं, बैंक के जो भी एसेट्स हैं उनका जो भी एक्सपोजर है, चाहे क्रेडिट की फॉर्म में हो, मार्केट की फॉर्म में हो, ऑपरेशनल रिस्क हो, तो हर तरह के एक्सपोजर को अलग टाइप का वेट दिया जाता है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। वो हमारे रिस्क वेटेड एसेट्स कहलाते हैं। अब हमने पीछे टोटल कैपिटल पढ़ी, टोटल कैपिटल में हमने टीयर 1 कैपिटल पढ़ी, टीयर 2 कैपिटल पढ़ी, और यहाँ पर हम लोग रिस्क वेटेड एसेट्स को पढ़ रहे हैं। तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो क्या होता है? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये बैंक का टोटल रेगुलेटरी कैपिटल टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स होता है। ये बैंक की एबिलिटी बताता है टू एब्जॉर्ब लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम रिस्क वेटेड एक्सपोजर्स, कि जो भी बैंक ने एक्सपोजर किया है, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का हो, कोई मान लो बैंक की बिल्डिंग का हो, बिल्डिंग में भी तो कुछ एक्सपोजर किया है ना, बिल्डिंग में भूकंप में बह गई तो, या बैंक ने लोन दिए हैं, तो उनके अंदर अगर कोई अनसर्टेनिटी आती है, लॉसेस आते हैं, तो बैंक की क्या एबिलिटी है उसे एब्जॉर्ब करने की, उस लॉस को अपनी स्ट्रेंथ से नलीफाई करने की, वो हमें कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो से पता चलता है। हायर सीआरएआर का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर कैपिटल एडुकेसी और ग्रेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये सब चीज़ें जो थी, अब जैसे सीआरएआर है, बेसल नॉर्म्स ने बताया था 8%, आरबीआई ने बोला कि हमारे बैंकों को 9% रखना होगा। क्यों? ताकि हमारे बैंक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये था हमारा बेसल 3 पूरा। बेसल 3 ग्लोबल हम लोगों ने समझा, पैरामीटर समझे क्या क्या है, और आरबीआई ने उसमें क्या वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की हम लोग बात करते हैं। तो आरबीआई ने क्या करा? आरबीआई ने बोला कि जब बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बिगड़ती है तो हम कुछ ट्रिगर पॉइंट्स को देखते हुए उसके ऊपर कुछ लिमिट्स लगा देंगे, है ना, कुछ हम लोग एक्शन ले लेंगे उस पर। बैंक अगर बुरा होता जा रहा है, आरबीआई को दिख रहा है बैंक के फाइनेंशियल्स बिगड़ रहे हैं, तो आरबीआई को कुछ करना होगा ना। जो आरबीआई को करना है उस चीज पर कुछ एक्शन लेने हैं बैंक के अगेंस्ट में, उसे हम लोग प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि जो एक्शन है ये बैंक के अगेंस्ट नहीं है, एक तरह से बैंक को बर्बाद होने से बचाने के लिए होता है। लिमिट इसके अंदर सेट की जाती है, 3 कन्वेंशनल फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं हमारे, जैसे सीआरएआर, नेट एनपीए और रिटर्न ऑन एसेट्स। सीआरएआर के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी बेसल 3 वाले वीडियो के अंदर पढ़ा होगा। हमने पढ़ा था कि आरबीआई ने बोला है सीआरएआर 9% होना चाहिए, बेसल ने बोला था कि 8% होगा, बट आरबीआई ने बोला कि हम उसको 9% रखेंगे। नेट एनपीए भी हम समझेंगे क्या होता है। एनपीए आप लोगों ने पढ़ा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मैंने बताया हुआ है आपको बैंक एंड बैंकिंग वाले वीडियो में भी और एनपीए सरफासी वाले वीडियो में भी। नेट एनपीए क्या होता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होता है इसे समझने की कोशिश करेंगे। ट्रिगर पॉइंट्स आरबीआई ने क्या बोला है? आरबीआई ने बोला है कि इन तीनों पैरामीटर्स के लिए स्पेसिफिक वैल्यूज दी हैं, ठीक है, और वो स्पेसिफिक वैल्यू के अंदर भी सब लिमिट्स भी दी हुई हैं।
मान लीजिए कि CRAR की हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमने 9% पढ़ा, किसी बैंक की CRAR 8.5% हो गई, मतलब वो पैरामीटर ब्रीच हो गया। अब मान लेते हैं कि उसके बाद वो पैरामीटर 6.5% रह गया, तो और ब्रीच हो गया। तो उसमें भी अलग अलग लेवल है कि किस लेवल तक या कितने थ्रेशोल्ड ब्रीच हो रहे हैं। पैरामीटर्स की हम लोग बात करें तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये हम लोगों ने सुना अभी। इसके अंदर CAR पढ़ा जाता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो के अंदर जो हमारा कंसर्ट पैरामीटर है, दैट इज CAR, कैपिटल एडुकेसी रेशियो। NPA है हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कोर इक्विटी कैपिटल, नेट NPA रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट ROA, और लेवरेज रेशियो। लेवरेज रेशियो के बारे में भी हम लोगों ने बेसल नॉर्म्स वाले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि बेसल नॉर्म्स के थ्रू वो टर्म हमारे पास आई थी। आगे चलते हैं। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो क्या होता है? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ द बैंक्स टोटल कैपिटल to its risk-weighted assets, reflecting its capacity to absorb losses arising from various risks. Higher CRAR indicates stronger financial soundness and resilience. ऐसी ही डेफिनेशन हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी, है ना, कि बैंक को अगर कोई सिस्टमैटिक रिस्क या किसी पर्टिकुलर तरह से रिस्क आ रहा है, ऑपरेशन रिस्क हो रहा है बैंक का, या क्रेडिट रिस्क हो रहा है, या मार्केट की वजह से रिस्क आ रहा है, तो बैंक उसे एब्जॉर्ब कर पाए। जितना ज़्यादा CRAR होता है, बैंक उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग उभरता है इन रिस्क के अगेंस्ट में। कैपिटल एडुकेसी रेशियो, कैपिटल एडुकेसी रेशियो बताता है वेदर अ बैंक हैज सफिशिएंट कैपिटल रिलेटिव टू इट्स रिस्क एक्सपोजर। मतलब बैंक का रिस्क एक्सपोजर निकाला गया कि बैंक को कितना रिस्क एक्सपोजर है। कैसे निकलेगा? बैंक का एसेट जहां से भी आ रहा है, बैंक का पैसा जहां पर भी लगा है, किसी को लोन दिया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में दिया है, बैंक ने फर्नीचर खरीदा हुआ है, बैंक ने बिल्डिंग्स खरीदी हुई हैं, बैंक का कोई और तरह का, बैंक के पास कैश है, बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ली हुई है, बैंक ने दूसरे बैंकों में FDs ली हुई है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ऐसे हर तरह से बैंक के एसेट्स जितने भी हैं उनको रिस्क वेट करते हैं, जैसे रिस्क वेटेड एसेट्स में हम लोगों ने समझा था CRAR के अंदर, है ना। तो जो रिस्क वेट एसेट करते हैं, तो देखते हैं कि बैंक के पास उसकी कैपिटल कितनी है, उसके रिस्क वेट्स कितने हैं, क्या बैंक के पास सफिशिएंट कैपिटल है रिलेटिव टू इट्स रिस्क एक्सपोजर। वो होता है कैपिटल एडुकेसी रेशियो। क्या बैंक के पास एडुकेट कैपिटल है, ये हमें से पता चलता है ना। और ये किस लिए किया जाता है? टू सेव गार्ड डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, जिस पब्लिक का पैसा बैंक में है उसके पैसे को बचाने के लिए। इट एंश्योर द बैंक कैन विदस्टैंड क्रेडिट मार्केट एंड ऑपरेशनल लॉसेस। तो कैपिटल एडुकेसी रेशियो इंश्योर करता है, अगर बैंक ने सफिशिएंटली मेंटेन किया हुआ है, कि बैंक कोई भी क्रेडिट मार्केट या ऑपरेशनल लॉस अगर आता है उसे विदस्टैंड कर सकता है, उससे बैंक खत्म नहीं होगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन पे मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी हुई है इसकी। कोर इक्विटी कैपिटल, कोर इक्विटी कैपिटल, इसे हम लोग कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल भी बोलते हैं। ये भी हम लोगों ने समझा था क्या होता है। जो बैंक की इक्विटी शेयर है वो, और जो उसकी रिटेन अर्निंग्स है, दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं तो कोर इक्विटी कैपिटल या फिर कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल बनती है। इट इज द मोस्ट रिलायबल एंड लॉस एब्जॉर्बिंग फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर अ बैंक। नेट NPA रेशियो, अच्छा, NPA हम लोगों ने समझा था पहले, है ना। NPA में हम लोगों ने ये भी समझा था कि बैंक को प्रोविजन करना होता है कुछ। तो अगर हम लोग NPA से प्रोविजन को हटा देते हैं तो वो हमारा नेट NPA हो जाता है। और ऐसे ही जब बैंक के टोटल लोन एडवांसेस में से प्रोविजन को हटा देंगे तो वो नेट एडवांसेस हो जाएंगे, क्योंकि उसको तो बैंक ने ऑलरेडी प्रोविजन करके कवर कर लिया है ना। तो जो नेट NPA और नेट एडवांसेस का रेशियो होता है वो कहलाता है हमारा नेट NPA रेशियो। It represents the proportion of net NPA to net advances after provisioning. It shows the actual burden of bad loans on a bank's financial position. तो अगर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है इंटरव्यू में भी, मान लेते हैं कि नेट NPA रेशियो क्या होता है, आप क्या बोलेंगे? आपका आंसर होगा कि जो हमारा नेट नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस है उसके रेस्पेक्ट में हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितने हैं, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आफ्टर प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग वर्ड हमें बोलना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग अपने लोन्स और NPA में से दोनों में से प्रोविजन नहीं माइनस करेंगे, हमारे नेट एडवांसेस और नेट NPA नहीं मिलेंगे। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि एक्चुअल बर्डन बैंक के इन NPA लोन्स का या फिर बैड लोन्स का बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन पर कितना है।
रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स भी हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा है अभी इसके अंदर। रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होता है? रिटर्न ऑन एसेट्स बताता है बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू इट्स टोटल एसेट्स। बैंक के टोटल एसेट्स कितने हैं और उसके रेस्पेक्ट में बैंक ने कितना प्रॉफिट लिया है, वो हमें पता चलता है रिटर्न ऑन एसेट्स से। इट इंडिकेट्स हाउ एफिशिएंटली मैनेजमेंट यूटिलाइजेस एसेट्स टू जनरेट अर्निंग्स। बैंक के एसेट्स को बैंक मैनेजमेंट ने कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज किया है अर्निंग जनरेट करने के लिए, ये होता है रिटर्न ऑन एसेट्स। लेवरेज रेशियो, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। लेवरेज रेशियो क्या होता है? इट इज कैलकुलेटेड एज टियर 1 कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपोजर। हमने पढ़ा था कि नॉन रिस्क बेस्ड एक बैंक की बोरोइंग होती है ना। बैंक ने बोरो किया, बैंक ने बोरो करके उसको यूज किया, इसमें कोई रिस्क बेस इसे नहीं दिया जाता है, तो नॉन रिस्क बेस्ड मेजर होता है। कैलकुलेट कैसे करते हैं कि टियर 1 कैपिटल को टोटल एक्सपोजर से डिवाइड कर देते हैं। It restricts excessive leverage and prevents unsustainable balance sheet expansion। ऐसा ना हो कि बैंक औरों से, दूसरी कंपनियों से बोल के कि पैसा इन्वेस्ट करो, और बैंक कुछ कितना भी पैसा इन्वेस्ट कराता रहे कि बैंक के पास वो सफिशिएंटली वापस से ना कर पाए। तो लेवरेज रेशियो एक तरह से बैंक की एक्सेसिव लेवरेज मतलब बैंक की एक्सेसिव लेवरेज को रेस्ट्रिक्ट करता है और अनस्टेबल बैलेंस शीट एक्सपेंशन से बैंक को रोकता है। ये हमारे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हमें इस वीडियो के लिए जाननी थी। अब पैरामीटर्स तो हो चुके हैं। ये आरबीआई ने पीसीए की मैट्रिक्स बनाई है। आरबीआई ने इसके अंदर क्या दिया है? आरबीआई ने इसके अंदर हमें यहाँ एरिया दिया है, जैसे कैपिटल, एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, लेवरेज। ठीक है। इंडिकेटर, कैपिटल में हम लोग क्या देख रहे हैं, एसेट क्वालिटी में क्या देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में क्या, और लेवरेज में क्या। जैसे कैपिटल में क्या देख रहे हैं, बैंक का सीआरएआर देख रहे हैं। ठीक है। सीआरएआर मिनिमम रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन फॉर कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, ठीक है, प्लस एप्लीकेबल कैपिटल कंजर्वेशन बफर। तो ये इंडिया में कितना हो जाता है? इंडिया के अंदर हो जाता है 11.50। सीसीबी 2.5% सीसीबी ऐड करके हमारे पास ये वैल्यू हो जाती है कितनी? 11.50। ओके, ये चीज़ हम छोड़ देंगे इसके अंदर, ये क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से ये हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर हल्का सा जानना चाहते हो तो मैं सिर्फ इतना बताता हूँ। 9% पहले करार थी, 1.25% सीसीबी पहले रखा जाता था मार्च 2017 तक, उसके बाद ये चीज़ चेंज हो गई थी। या फिर ये कंडीशंस की भी हमें नीड नहीं है समझने की, हमारे लिए इंटरव्यू पर्पस से, हमारे एग्जाम पर्पस से सिर्फ यही कंडीशन ज़रूरी है। एसेट क्वालिटी, एसेट क्वालिटी में हम लोग नेट नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्रॉफिटेबिलिटी में हम लोग रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करते हैं, और लेवरेज में टियर 1 एसेट रेशियो इसकी बात करते हैं। ठीक है। ये हमारे इंडिकेटर्स है। कैपिटल में क्या देख रहे हैं? सीआरएआर देख रहे हैं। एसेट क्वालिटी में नेट एनपीए देख रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में रिटर्न ऑन एसेट्स देख रहे हैं, और लेवरेज में टियर 1 लेवरेज रेशियो देखते हैं। तो रिस्क थ्रेशोल्ड 1 ना, अलग अलग थ्रेशोल्ड दिए हुए हैं, अलग अलग थ्रेशोल्ड, तो उस पर अलग अलग तरह के एक्शन। थ्रेशोल्ड 1 बोलता है कि अप टू 250 बीपीएस बिलो इंडिकेटर, मतलब जो वैल्यू आपकी 11.5 है, ये अगर 11.25 हो गई तो आपका रिस्क थ्रेशोल्ड 1 लगेगा। मतलब 11.5 से कम हुई बट 11.25 तक है, तो आपका रिस्क थ्रेशोल्ड 1 है। और अगर इससे ज्यादा है बट नॉट एक्सीडिंग 400 बीपीएस, तो आपका रिस्क थ्रेशोल्ड 2 है, और अगर उससे ज्यादा है तो रिस्क थ्रेशोल्ड 3 हो जाएगा। एसेट क्वालिटी की बात करें, नेट एनपी हमारा इसके अंदर आया है, अगर 6% से ज्यादा है बट 9% से कम है तो थ्रेशोल्ड 1 है। 9% से ज्यादा है बट 12% से कम है तो थ्रेशोल्ड 2 है, और अगर 12% से भी ज्यादा है तो थ्रेशोल्ड 3 है। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब रिटर्न ऑन एसेट की बात करें, अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव साल के लिए नेगेटिव है, या 3 कॉन्जिक्यूटिव साल के लिए नेगेटिव है, या 4 कॉन्जिक्यूटिव साल के लिए नेगेटिव है, तो उससे हमारा रिस्क थ्रेशोल्ड 1 2 3 आते हैं। लेवरेज रेशियो की अगर हम लोग बात करें, 4% से ज्यादा है, 4% से कम है बट 3.5% से ज्यादा है, तो आपका रिस्क थ्रेशोल्ड 1 ब्रीच हो गया। और अगर 3.5% से भी कम है तो रिस्क थ्रेशोल्ड 2 ब्रीच हो गया, इसमें 3 का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर? अब इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सही से। पीसीए मैट्रिक्स में हमने कैपिटल की बात करी, एसेट क्वालिटी की बात करी, लेवरेज की बात करी। कैपिटल में हमने बोला जो मिनिमम रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन है सीआरएआर का, है ना, वो
और उसके अलावा एप्लीकेबल कैपिटल कंजर्वेशन बफर ये लिया जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से कुछ ब्रीच हुआ तो पीसीए की तरफ जाएंगे। एसेट क्वालिटी में हम लोगों ने बात करी नेट एनपीए की, लेवरेज में हम लोगों ने बात करी टीयर 1 लेवरेज रेशियो की। सही है, रिस्क थ्रेशोल्ड 1 है हमारे पास, 2 है, 3 है। 1 कब आया? 1 आया जब ये वैल्यू 9% प्लस 2.5% 11.50% से 250 बीपीएस मतलब 0.25% कम हुई तो थ्रेशोल्ड 1 लगा। अगर 0.25 से 0.40 तक की कम हुई तो थ्रेशोल्ड 2 लगा, और अगर उससे भी ज्यादा कम हुई तो थ्रेशोल्ड 3 लगा। एसेट क्वालिटी में हमें एनपीए की कंडीशन दी है कि नेट एनपीए अगर 6% से ज्यादा है बट 9% से कम है तो रिस्क थ्रेशोल्ड 1, 9% से ज्यादा है बट 12% से कम है तो रिस्क थ्रेशोल्ड 2, और अगर 12% से भी ज्यादा है तो रिस्क थ्रेशोल्ड 3। लेवरेज रेशियो में बात करें कि अगर अप टू 50 बीपीएस है बिलो द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तो थ्रेशोल्ड 1, 50 बीपीएस से ज्यादा है बट 100 बीपीएस से, मतलब 50 बीपीएस से कम है बट 100 बीपीएस कम से ज्यादा है, मतलब ये इसकी अपर और लोअर लिमिट हो गई, तो थ्रेशोल्ड 2, और सिमिलरली 100 बीपीएस से भी ज्यादा नीचे है तो थ्रेशोल्ड 3। ठीक है, ये अलग अलग ब्रीच है, इस पे कुछ और एक्शन होगा, ये और ज्यादा ग्रेव है और ये और ज्यादा ग्रेव है, इस तरह से ये इन पे एक्शन बनते हैं। मैंडेटरी डिस्क्रिशनरी एक्शन क्या होते हैं? रिस्क थ्रेशोल्ड 1 होने पर इस तरह के एक्शन आएंगे, थ्रेशोल्ड 2 पे क्या और 3 पे क्या। थ्रेशोल्ड 1 पे रेस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट, तो बैंक अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, प्रॉफिट कहीं रेमिट नहीं कर पाएगा, मतलब ना प्रॉफिट शेयर नहीं कर पाएगा। कब? अगर थ्रेशोल्ड 1 ब्रीच होती है। प्रमोटर्स, ओनर्स या पेरेंट इन केस ऑफ फॉरेन बैंक टू ब्रिंग इन कैपिटल, थ्रेशोल्ड 1 ब्रीच होने पर जो बैंक के प्रमोटर्स हैं या बैंक के ओनर्स हैं, ओनर्स से मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, या पेरेंट एंटिटी हो गई बैंक की, जैसे कोई फॉरेन बैंक इंडिया में काम कर रहा है, तो उस केस में बैंक के इनको प्रमोटर को, ओनर को, पेरेंट को और कैपिटल देनी होगी बैंक को। और कैपिटल देंगे तो क्या होगा? जो कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल है वो बढ़ेगी, टीयर 1 कैपिटल बढ़ेगी तो सीआरएआर बढ़ेगी। ठीक है, रिस्क थ्रेशोल्ड 2 में क्या बोलता है? जो मैंडेटरी एक्शन थ्रेशोल्ड 1 के वो तो वही है, इसके बाद रेस्ट्रिक्शन ऑन ब्रांच एक्सपेंशन डोमेस्टिक एंड ओवरसीज। अगर रिस्क थ्रेशोल्ड 2 ब्रीच हुआ था तो बैंक अपनी नई ब्रांचेस नहीं खोल सकता, ना इंडिया में ना इंडिया के बाहर। और अगर रिस्क थ्रेशोल्ड 3 भी ब्रीच हो गया तो 1 और 2 वाले तो सारे एक्शन रहेंगे रहेंगे। अप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन विद इन बोर्ड अप्रूव्ड लिमिट, मतलब बैंक जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, जो बैंक बड़े बड़े खर्चे करता है अपने पास से, वो खर्चे भी रोक दिए जाएंगे। बैंक सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पे खर्चा कर पाएगा, उसके अलावा और कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की फॉर्म में खर्चा नहीं कर सकता है। ये तो है मैंडेटरी एक्शन। इसके अलावा आरबीआई एडिशनल एक्शन भी ले सकता है, जैसे स्पेशल सुपरवाइजरी एक्शन ले सकता है, कोई स्ट्रेटेजी रिलेटेड कुछ कर सकता है, गवर्नेंस रिलेटेड एक्शन ले सकता है, कैपिटल, क्रेडिट, मार्केट रिस्क, एचआर रिलेटेड, प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड, ऐसे अलग अलग एक्शन आरबीआई के पास उसकी सर्कुलर की डिटेल्स में है, जिसका हमें यहाँ इंटरव्यू के लिए या फिर अपने एग्जाम्स के लिए जानना जरूरी नहीं है। बट आरबीआई अपार्ट फ्रॉम मैंडेटरी एक्शन डिस्क्रिशनरी एक्शंस, एडवाइजरीज वगैरह दे सकता है। ठीक है, ये है हमारे पीसीए के अंडर के मैंडेटरी एक्शंस। अब आगे देखते हैं की पॉइंट्स, जो नया फ्रेमवर्क है। अच्छा, एक ना हमारे पास एक सर्कुलर आया है कि अब 1 अप्रैल 2025 से जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है वो भी पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर आ गए। इससे पहले शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स थे, अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी पीसीए के फ्रेमवर्क में आ गए। इसके अंदर क्या है, क्योंकि इस साल की बड़ी अपडेट है तो इसलिए हम लोग देखते हैं। ये जो पीसीए फ्रेमवर्क है ये यूसीबीज के टीयर 2, 3 और टीयर 4 यूसीबीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, यूसीबीज को इनिशियली पीसीए से हमने बाहर रखा था, है ना, या फिर जो टीयर 1 यूसीबीज जो अभी भी पीसीए के अंदर नहीं आएंगे वो रिमेन अंडर एनहेंस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग बाय आरबीआई। आरबीआई उनकी एनहेंस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग करेगा। PCA is triggered when UCB breaches prescribed risk threshold। तो जैसे पीछे हमने रिस्क थ्रेशोल्ड पढ़े ना, वो हम लोगों ने कॉमर्शियल बैंक्स के पढ़े हैं। यूसीबीज पर भी पीसीए ऐसे ही लग जाएगा अगर वो कोई अपना थ्रेशोल्ड ब्रीच करता है। अच्छा, थ्रेशोल्ड ब्रीच का पता कैसे चलता है? एक तो बैंक की बैलेंस शीट से पता चलता है, दूसरा आरबीआई इंस्पेक्शन या आरबीआई का सुपरविजन, उसके थ्रू पता चलता है। अब जो की ट्रिगर पैरामीटर्स हैं हमारे पास,
बैंकों में पीसीए के लिए हम यूसीबीज की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे। तो एक है कैपिटल एडिक्वेसी, है ना, बैंक की लॉस अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, एसेट क्वालिटी जिसमें नेट एनपीए रेशियो आ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ पर हम लोग बैंक के सस्टेन लॉसेज या वीक अर्निंग की बात करेंगे। यहाँ पे हम रिटर्न ऑन एसेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली में बैंक के प्रॉफिट की बात होती है। ब्रीच ऑफ इवन वन रिस्क थ्रेशोल्ड इज सफिशिएंट बाय आरबीआई टू इनिशिएट एक्शन। एक भी थ्रेशोल्ड ब्रीच होता है तो आरबीआई एक्शन ले सकता है। Once under PCA, the bank is subject to structured supervisory intervention aimed at restoring financial soundness. The framework provides for both mandatory corrective action and discretionary supervisory measures. तो जो mandatory actions है वो एक तरह से corrective actions हैं। अब इसमें मैंडेटरी एक्शन जो आरबीआई ले सकता है कैसा, जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे रोक टोक लगा सकता है, ब्रांच एक्सपेंशन पे लगा सकता है, मैनेजमेंट को भी कंपनसेट करने पर जो मैनेजमेंट की फीस जाती है वो रोक सकता है कि नहीं, उन्हें कोई फीस नहीं जाएगी। डिस्क्रिशनरी में क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रेश लैंडिंग और हाई रिस्क एक्सपोजर्स, कैपिटल ऑगमेंटेशन और चेंजेस इन मैनेजमेंट और गवर्नेंस स्ट्रक्चर। पीसीए फ्रेमवर्क जो है इसका यही प्रिवेंटिव और करेक्टिव अप्रोच फॉलो करता है, ठीक है, ब्रॉडली अलाइंड विद पीसीए नॉर्म्स एप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, जो हम लोगों ने इन 2 स्लाइड के पीछे पीछे सब पढ़ा हुआ था। ये था दोस्तों हमारा पीसीए का वीडियो। ओके, इसके अंदर आगे ये भी है हमारे पास, मैंने पिछले ही स्लाइड पे शायद मैं वीडियो खत्म करने जा रहा था। पीसीए की टाइमलाइन है इंडियन बैंक्स के ऊपर कि इंडियन बैंक्स पे पीसीए कब कब लगा। इसमें हमें ये भी पता चल जाएगा कि किन किन बैंकों पे पीसीए लगा। जैसे आईडीबीआई बैंक था, आईडीबीआई बैंक पे पीसीए लगा 2017 में, और मार्च 2021 में इसका पीसीए रिमूव हो गया। इन्होंने अपनी कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करा। देन इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज पे पीसीए लगा 2017 में, पीसीए रिमूव हुआ या लिफ्ट किया गया सितंबर 2021 में। इनकी कैपिटल पोजीशन और एनपीएस का रिडक्शन हुआ था तो इनका पीसीए हटा दिया गया। यूको बैंक पर भी 2017 में पीसीए लगाया गया, सितंबर 2021 में पीसीए इनका रिमूव हो गया आफ्टर द बैंक अचीव्ड कंप्लायंस विद रेगुलेटरी कैपिटल एंड प्रॉफिटेबिलिटी नॉर्म्स। सेंट्रल बैंक की बात करें, ये भी जून 2017 में पीसीए लगा, क्योंकि 2017 में ही सभी बैंकों पे हमने पीसीए लगाया है। पीसीए सितंबर 2022 में इसका हटाया गया आफ्टर इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड एसेट क्वालिटी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीसीए के अंदर गया 2017 में, एंड पीसीए वाज लिफ्टेड इन 2019 फॉलोइंग कैपिटल इन्फ्यूजन एंड इंप्रूवमेंट इन नेट एनपीए एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर्स। ये कैपिटल इन्फ्यूजन किसने करा था, गवर्नमेंट ने इसमें कैपिटल इन्फ्यूजन करा था। तो 2017 में जब पीसीए की गाइडलाइंस आई तब इतने सारे बैंकों पे, ये तो भी एक ही स्लाइड है, इसकी एक स्लाइड और है, तब इतने सारे बैंकों पे पीसीए लगाया गया। जो हमने पीछे बैंक पढ़े उनके अलावा बैंक ऑफ इंडिया पे पीसीए लगा था। बैंक ऑफ इंडिया में भी 2017 में लगा, 2019 में बैंक के फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो गए तो पीसीए लिफ्ट हो गया। तो ये तो वो बैंक थे जो बैंक अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा देना बैंक पे पीसीए लगा 2017 में, बट फिर जब 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गया तो ये पीसीए इररेलेवेंट हो गया। इलाहाबाद बैंक पे पीसीए लगा 2016 में, तो याद रखिएगा इलाहाबाद बैंक पे 2016 में लगा था, ये यहाँ पे एंटर नहीं हो पाया मेरे पास, सॉरी। पर पीसीए इररेलेवेंट कब हुआ, जब इंडियन बैंक के साथ 2020 में मर्ज हो गया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये पीसीए में गया 2017 में, पीसीए इसका खत्म कब हुआ, जब पीएनबी के साथ 2020 में मर्ज हो गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पीसीए में गया था 2017 में, इसका पीसीए पीएनबी में मर्ज होकर खत्म हो गया। सिमिलरली कॉर्पोरेशन बैंक पे पीसीए 2017 में लगा, और जब बैंक यूनियन बैंक में मर्ज हुआ 2020 में, इसका पीसीए रिमूव हो गया। इस तरह से हमारा इन बैंकों का पीसीए हटा था, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो था जिसके अंदर हमने पीसीए को डिस्कस करा, बेसल नॉर्म्स को, उसके एवोल्यूशन को डिस्कस करा। नेक्स्ट पार्ट हम लोग सिलेबस की अगली सीरीज लेकर आएंगे जिसके अंदर हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे कुछ कुछ, ठीक है। सेशन 4 होगा, वो होगा इसी यूनिट का पार्ट। और इसके बाद मोर इंपॉर्टेंटली आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो ग्लोबल ट्रेंड्स है ना बैंकिंग के, उसको हम लोग आरबीआई की एक रिपोर्ट आती है, आरटीपी रिपोर्ट ऑफ ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग, इस रिपोर्ट के आने के बाद ही हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक तरह से हमारा करंट का पार्ट है, इसमें स्टैटिक हमें कुछ नहीं करना है। आप लोगों को फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो, देखो यूट्यूब पे ये मेरा चैनल का हैंडल है, आप लोग मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, जो लोग आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियोस को शेयर कीजिए,
टेलीग्राम पे मेरा हैंडल है, यहाँ पर आप लोगों को मेरा चैनल मिलेगा और उसके अंदर बाकी सारे ग्रुप्स के लिंक मिल जाएंगे। आरबीआई ग्रेड बी का डेडिकेटेड ग्रुप है जिसमें बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।